ध्यान से समझिएगा। पहले वाला जो कंसेप्ट है ये एक बार इसको क्लियर कर लें। अपन ने पिछले क्लास में बात की थी इसकी। ये हमारे पास एक बैंक रोड है ना। इस पे डायरेक्टली बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हम फ्रिक्शन को यूज नहीं करना चाहते या फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको सर्कल में घुमाना है व्हीकल को, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये व्हीकल है ना, और हमें पता है कि एम जी किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। और एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लगेगा ना, एम बी स्क्वायर बाई आर इस तरफ लगेगा और नॉर्मल इस तरफ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है कि बहुत बेसिक बात करनी है। एम जी का जो ये कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? एम जी कॉस थीटा। और ये क्या होता है? एम जी साइन थीटा ना। एम वी स्क्वायर बाई आर ये एंगल थीटा क्या है भाई? किधर से आवाज आ रही है? ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा ना, राइट। और ये क्या बन जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, राइट। हमें क्या करना है? अगर इधर बात करेंगे तो बताइए नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन बिकम्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा ना। ये हो गया नॉर्मल। अब बताइए अगर मैं अलोंग द प्लेन फोर्स बैलेंस करना चाहता हूँ तो शर्त क्या है? यहाँ अगर बात करेंगे तो बताइए एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा ना। अब अगर आप यहाँ एम से एम कैंसिल कर देंगे, बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? टेन थीटा बिकम्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर ना। और यहाँ से सेफ स्पीड वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। ये पहले भी हमारे पास आया है, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, हम जिस कंसेप्ट को पिछली क्लास में बात किए थे उसकी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू होता, क्या होता? अब जरा मुझे बताइए, अगर स्पीड इतनी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बैलेंस होगा और अलोंग द इंक्लाइन कोएफिशिएंट पिक्चर में नहीं समझ में आई बात? ठीक है। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बताइए? जीरो ना, अलोंग प्लेन या इंक्लाइन प्लेन, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फ्रिक्शन पिक्चर में। हाँ। अब जरा बात, इससे ज्यादा स्पीड करूंगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन डाउन टू द प्लेन आएगा और कम करूंगा तो अप टू द प्लेन आएगा। नहीं समझ में आई बात? तो अब बात करेंगे फोर, इसको अपन वी नोट बोल दिया, वी बोल दिया। फोर वी वी वन इज लेस या ग्रेटर देन वी, फ्रिक्शन किधर आएगा? अरे मान लीजिए वी वन स्पीड है जो कि वी से ज्यादा है, फ्रिक्शन will be will be down to incline ना, down to incline, राइट। और अगर मान लीजिए फॉर V2 इज ग्रेटर देन या लेस देन V, फ्रिक्शन कितना होगा बताइए? अप टू incline। अब यहाँ क्या बात समझने वाली है, इस स्पीड से अगर मैं स्पीड बढ़ाना शुरू करता हूँ तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा और वो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब तक कि वो मैक्सिमम वैल्यू तक ना आ जाए। ये कहानी है। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पे को अचीव कर लेगा, उससे ज्यादा अगर आप स्पीड कर दोगे तो आपका व्हीकल बाहर की तरफ स्किड हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो समझ में आई बात? अगर हम यहाँ से जो वैल्यू अपने यहाँ कैलकुलेट की है, इस स्पीड से स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होगा? फ्रिक्शन किधर आएगा? इधर। आप स्पीड बढ़ाते जाए फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फ्रिक्शन जब म्यू एन को अचीव कर लेगा तब क्या होगा? उससे बाद अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो व्हीकल बाहर स्किड हो जाएगा।
अगर मैं स्पीड इससे कम करना शुरू करता हूँ तो फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर। और फ्रिक्शन ऊपर आएगा और आप स्पीड कम करते गए फिर क्या होगा? एक वैल्यू आएगी जिस पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा, उससे कम स्पीड कर लोगे तो नीचे की तरफ स्किड हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो आपका व्हीकल बाहर या अंदर की तरफ स्किड ना हो, इसकी शर्त क्या है कि सब दो अलग अलग स्पीड होंगी, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, उसकी बात की जाती है। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से बनाओ, यहीं से बात करेंगे। ट्यूबवेल किस रोड? हाँ? अरे ये रोड है भाई साहब, ये रोड है, इंक्लाइन रोड है, और व्हीकल हमारा चल रहा है उसको। नहीं समझ में आई बात? हेलो। एक चीज और समझिए, यहाँ हम इतना दिखा देते हैं, एक बात और क्लियर कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए रोड को अपन ने बाहर से बी उठा दिया, कितना उठा दिया, और विड्थ ऑफ द रोड जो है वो डब्ल्यू है। तो अगर एंगल स्मॉल है, समझ आया ध्यान से, इफ थीटा इज स्मॉल, क्या साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिखोगे? तो बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेन थीटा becomes equal to v square by gr equal to perpendicular upon hypotenuse ना? अरे यार साइन थीटा को टेन थीटा लिख दूंगा ना भैया, तो साइन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा ना। टेन थीटा आपको यहाँ से मिल गया। और आपने देखा होगा जब बैंकिंग होती है रोड की, उसमें इतना थोड़ा उठाते हैं रोड, आपको पता ही नहीं पड़ता कि उठा रखा है बाहर से, हल्का सा उठा देते तो काम बन जाता है। वो एंगल स्मॉल ही होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमेशा चलेगा। बैंकिंग के सभी सवालों में वो नहीं कहेगा कि एंगल स्मॉल है, ये अंडरस्टूड है कि एंगल स्मॉल है, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमें मानना पड़ेगा। जल्दी से बनाओ। कहाँ पे, कहाँ है? हाँ बी बाई डब्ल्यू, ये हो गया। फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड फ्रिक्शन मैक्सिमम लेना, किधर लेना है? मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए फ्रिक्शन किस तरफ लेना है? नीचे ना। और मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है ना म्यू एन, और मिनिमम सेफ स्पीड के लिए फ्रिक्शन ऊपर लेना है। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे मैक्सिमम सेफ स्पीड। मैं मैक्सिमम स्पीड वाला डेरिवेशन आपको कराऊंगा, मिनिमम वाला आपको होमवर्क के लिए। राइट, सो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। फोर मैक्सिमम सेफ स्पीड, आप बताइए। अभी अभी अब जो हमने बात की है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बैंड रोड है ना, ये एंगल थीटा है। मान लीजिए ये व्हीकल है, और ये है हमारे पास, समझना ध्यान से, एम जी किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड ना, और नॉर्मल जाएगा इस तरफ। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ आ रहा था, कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर। जब भी हम फ्यूगल की बात कर रहे हैं, व्हीकल के फ्रेम में जाके बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, वी मैक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन किधर आएगा? इस तरफ ना। कितना आएगा? एफ की वैल्यू म्यू एन हो चुकी होगी ना। तो भाई आप जरा मुझे बताइए, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी और फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल, इस तरफ उतना फोर्स नहीं है ना।
हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा ना, और ये क्या होगा, एन साइन थीटा। फ्रिक्शन का आप बताइए, ये थीटा थी 90 माइनस थीटा है ना, अच्छा बताइए ये थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्या बनेगा, म्यू एन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा नीचे की तरफ, म्यू एन साइन थीटा। अब मुझे इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर देना है। क्या एन कॉस थीटा की वैल्यू म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर होगी, तो एम जी किसके बराबर आएगा, एन कॉस थीटा माइनस, तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी एन, या एक काम करते हैं अपन को बी लेके आना है ना, पहले बी वाली इक्वेशन बनाते हैं। बताइए इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ना, और दूसरी एम जी की इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताइए, एम जी की वैल्यू एन cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी ना, तो एन cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी ना, दोनों का रेशियो ले लीजिए। आप मुझे बताइए अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या होगा, क्या एन कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो भाई, एम से एम भी रवा ना, तो बताइए वी स्क्वायर बाय जी आर की वैल्यू किसके बराबर मिली, जल्दी बताइए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ना। अच्छा बताइए यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अंदर क्या लिख देंगे, जी आर ना। ये आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड मिल गई। अब एक बात बताइए, क्या इसको मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो कोई बुरा मानेगा, तो cos थीटा से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगी, शाबाश जल्दी बताओ, अंडर रूट ऑफ ये क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस म्यू ना, cos थीटा अपॉन cos थीटा वन हो जाएगा, अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा ना, होल मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू आर। आप बताइए पिछली स्लाइड में जब आपने यहाँ कैलकुलेशन की थी तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर मिला था ना, तो वी इक्वल टू जी आर टेन थीटा मिला था। आप मुझे बताइए यहाँ फिक्शन नहीं था ना, अगर मैं यहाँ म्यू की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, नहीं समझ में आई बात। अब आप मिनिमम आपके लिए होमवर्क है, क्या करोगे, फ्रिक्शन को ऊपर ले लेना है, एक कंपोनेंट इधर आएगा फ्रिक्शन का, एक ऊपर आएगा, नहीं समझ में आई बात, और बैलेंस करके सोल्व करना है। याद रहे, आपको याद रखने का तरीका जो होता है, लोग क्या बताते हैं कि सब साइन बदल देना, पर साइन बदलने में समझदारी क्या रखनी है, प्लस में समस्या नहीं है, प्लस में समस्या, भाई अगर आप यहां प्लस करोगे, यहां प्लस करोगे, जैसे यहां प्लस है, तो आप म्यू को पहले लिखो या टेन थीटा को पहले लिखो, क्या फर्क चलता है, पर माइनस में फर्क चलता है ना। आप इसको देखो, इसको म्यू प्लस टेन थीटा लिख सकते हो, पर इसको तो ना म्यू टेन थीटा माइनस वन लिख सकते हो। तो अगर आप सिर्फ साइन बदल रहे हो और आपने मान लो गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पहले आप खुद सॉल्व करना और फिर मैं बताऊंगा कल लगाना कि कैसे साइन बदलेंगे, पर मिनिमम की वैल्यू आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक। मैक्सिमम सेफ स्पीड,
पढ़ें। अरे बढ़ें। चलिए लिखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी फिर। ये कह रहा है कि अपन ने तो करके देख लिया ना पिछली क्लास में, फोर्सेस किधर भी बैलेंस करो, आप चाहे इस तरफ फोर्सेस बैलेंस करो या इस तरफ फोर्सेस बैलेंस करो, आंसर एक ही आएगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे इससे पहले अपन ने क्या किया था, इधर फोर्सेस को बैलेंस किया था, पर यही केस मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ दोनों तरीके से। क्या इधर फोर्स करके भी निकाल सकते हो, आई बात समझ में? यहाँ पर जो अपन ने पिछला ये वाला केस बात किया है, मेरे हिसाब से नॉर्मल के कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? एन इजीली कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? तो आपका ये एक दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट लोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी। इतना सा है बस। चलिए बात करते हैं आगे। वर्टिकल साइकिल के अंदर सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो ये है, तो ध्यान से समझें। मान लीजिए हमारे पास ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम को आपने यहाँ हैंग किया हुआ था, हमें पता है पेंडुलम यहाँ रेस्ट पे होगा। ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। अगर आप पेंडुलम को किसी एंगल पे ले जाएंगे, या एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ आपके पास पेंडुलम है, पेंडुलम का मास m है, लेंथ ऑफ द थ्रेड l है, दिस इज द सस्पेंशन पॉइंट, और हमने यहाँ पर उसको u वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। हमें पता है पेंडुलम स्विंग करेगा। मान लीजिए पेंडुलम जब यहाँ आता है, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ v हो जाती है। क्या हो जाती है? v। ये एंगल क्या है? थीटा। यहाँ टेंशन t होगा, इस तरफ क्या mg लगेगा? mg का ये कंपोनेंट बताइए, mg cos थीटा ना, और यहाँ टेंशन t हो गया। आप मुझे बताइए, क्या पेंडुलम एक सर्कल का पाथ फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो होगा, क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई एल होगा? अब अगर मैं न्यूटन लॉ लगाऊंगा अलोंग द लेंथ, ठीक है, तो बाय न्यूटन्स लॉ अलोंग लेंथ, आप मुझे बताइए व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? टी ना, माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? जल्दी बताओ। एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कोस थीटा। एग्री? ये टेंशन का फॉर्मूला नहीं है, अभी हम बात करेंगे इसको, तो आपको याद होना ही चाहिए। आपको अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप वर्टिकल साइकिल में टेंशन निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ 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 या वर्टिकल कहीं पे भी, आप सिंपल बात कर सकते हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू पुट कर दें वहां पर, और वहां की वेलोसिटी पुट कर दें, वहां का टेंशन मिल जाएगा। वो भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज मुझे एक और बात बताइए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं, अपन ने वर्क पावर रेंज में पढ़ा था कि थीटा एंगल से घूमने पर हाइट कितनी हो जाती है? तो ये जो एच की वैल्यू है ये क्या हो जाती है? एल वन माइनस कॉस थीटा ना, ये तो होती है। आप मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, तो ये रेफरेंस लाइन होती है नहीं होती? यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम बात करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, जरा बताइए। ए पॉइंट पे एनर्जी लिखिए जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर ना, बी पॉइंट पे लिखिए एम जी
एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई बाई डिवाइड करें और एम बाई 2 को कैंसिल आउट कर दें। जरा बताइए क्या मिला? यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस वी स्क्वायर ना, तो वी की वैल्यू क्या मिली? यू स्क्वायर माइनस 2gh का रूट ना, और h की वैल्यू क्या है? L1 माइनस, सो व्हाट इज द v? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिल गया। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम निकालने जा रहे हैं। कई बार आपको यहां u देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए किस एंगल पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ v की वैल्यू जरूर पुट करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो समझ में आया क्या हुआ? लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैंने u वेलोसिटी दी और मुझसे पूछा जाता है एट व्हाट एंगल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। नहीं समझ में आई बात? तो एट व्हाट एंगल v बिकम्स इक्वल टू जीरो। जब इसको जीरो करोगे तो उधर क्या मिलेगा? जल्दी बताइए। जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर, इस माइनस 2gl को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा ना, मिलेगा ना भाई? जरा बताइए, ये वाले जो दो आर्ग्यूमेंट इसको इस तरफ लेके आओ, क्या बना? 2gl माइनस यू स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2gl cos थीटा ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? जल्दी बताओ। 2gl माइनस यू स्क्वायर बाय 2gl, इसको याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको अच्छे से। 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl क्या है? cos थीटा। ये क्या है? एंगल एट विच, अब समझिए, क्या ये टेंशन का फॉर्मूला है? टेंशन के फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट करके और आपसे पूछ लूं कि बताइए किस एंगल पे t जीरो होगा, तो जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे वो कैलकुलेट करना है। वो आपको सोल्व नहीं करवा रहा, फॉर्मूला याद रखना है। जो v जीरो होने का फॉर्मूला है वो 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl है। जो t जीरो होने का फॉर्मूला आएगा वो ये आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा, 2gl माइनस यू स्क्वायर, बस यहां 3gl आ जाता है। हेलो, सोल्व कैसे करेंगे? यहां से v की वैल्यू यहां पुट करेंगे और आपसे पूछा क्या है? एंगल एट विच t बिकम्स जीरो, तो t की वैल्यू जीरो पुट करूंगा और सोल्व कर लूंगा। अब मेरी बात को समझिए, मैं यहां एक बार मेंशन कर देता हूं। पहला, एंगल एट विच v बिकम्स जीरो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? बोलो ना यार। 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gl। दूसरा, एंगल एट विच t बिकम्स जीरो cos थीटा इक्वल टू, जल्दी बताइए, 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gl। मेहरबानी करके सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दोनों याद नहीं करने, वरना आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन देयर इज अ कंफ्यूजन। कहाँ टी जीरो हुआ और कहाँ वी जीरो हुआ था। अगर मैं सिर्फ इतना याद रखता हूं कि यार वी जीरो होने का फॉर्मूला क्या है? 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, तो मुझे इतना पता है कि दूसरे में नीचे 3gl आता है। नहीं समझ में आई बात? अरे बोलो भाई ये। अब एक सिंपल चीज, ये तो कहानी क्लियर, पहले इसको बार कॉपी करो इसको। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी, इससे बड़ी कोई मैथमेटिक्स नहीं है जो वर्टिकल साइकिल में लगती है, सब कुछ इसी में है। बाकी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी आपको ये आना चाहिए, जल्दी कर लो। है जी मैम? कौन सा वाला? हाँ, फिर मैंने क्या कहा था? बस।
तो काफी अरसे के बाद टेस्ट आ रहा है तुम्हारा है। बहुत बढ़िया है। सिलेबस ज्यादा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। आप नीट के पहले भी तो 10 दिन में पूरा रिवीजन करते हैं। एक दिन पहले तो कुछ भी नहीं होता है, खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। नहीं बना रहे होते। एक दिन पहले अगर आप नीट का पेपर जब होता है अपने फिजिक्स के रजिस्टर, केमिस्ट्री के रजिस्टर और बायोलॉजी के रजिस्टर एक साथ इकट्ठे कर लो और सबको एक टेबल पर रख के सोचना मुझे एक दिन इसको रिवाइज करना है, तो फिर आप नींद की गोली लेके सो जाओगे। देखो, आज जो करोगे ना यहाँ क्लासरूम के अंदर, वो काम आता है एग्जाम में। आप कितना सिंसियरली चीज़ों को समझ रहे हो, कितना सिंसियरली ग्रैब कर रहे हो, कितना अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाते हो, वही चीज़ें काम आएंगी। हो गया। देखो, वर्टिकल साइकिल जब होता है ना, तो अगर टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले जीरो हो गई, टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले जीरो हो गई, तो वो पाथ छोड़ के गिर जाएगा। वो पाथ छोड़ के गिर जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक पार्टिकल वर्टिकल साइकिल कर रहा है, और वर्टिकल साइकिल करते वक्त टॉप मोस्ट पॉइंट ये था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ घूमता हुआ है, यहाँ टेंशन जीरो हुई, तो स्टैक हो जाएगा वो, और यहीं से प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिर जाएगा। नहीं समझ में आया? तो मुझे टेंशन कहाँ जीरो करनी है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब टेंशन जीरो करोगे आप, तो याद रहे वहां वी जीरो नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप समझो, आपके सारे रिजल्ट अपना आप निकल के आएंगे, समझिएगा ध्यान से। मैं पहले आपको समझाता हूँ। ये यहां हमारे पास पेंडुलम बोर्ड है, लेंथ एल, ये सेंटर है, ये ओ है। हेलो। यहां मैंने यू वेलोसिटी प्रोवाइड की। ये यू डिसाइड करेगा कि ये यहां जाके वापस आके ऑसिलेशन शुरू कर देगा, या 90 पे जाके रुक के ऑसिलेशन शुरू करेगा, या 90 को क्रॉस करके गिर जाएगा। अगर आपने 90 से इतनी वेलोसिटी दी कि वो 90 एंगल तक जाता है या 90 से कम जाता है, तो वो ऑसिलेशन मेंटेन रखता है। पर आपने अगर इतनी वेलोसिटी दी कि 90 क्रॉस कर गया, तो प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिर जाता है। नहीं, नहीं, नहीं समझ में आया। अगर आपने 90 इतनी वेलोसिटी दी कि 90 से पहले रुक गया, तो फिर क्या होगा? ऑसिलेशन करेगा। और अगर 90 तक भी गया तो काम बन जाएगा। हाँ, बस ये थोड़ी सी कहानी है कि धागा ना टूटे और ले चाबी ना फूटे। हाँ, सही कह रहा है। आईफोन से करूंगा। एक बार इतना बड़ा हो जाए कि आईफोन खरीद, उसके बाद में फिर आईफोन से करना। अभी तो पापा जी को पैसे डलवा रहे ना वहां से, पापा फोन खराब हो गया, 1500 रुपये डलवा दो। नहीं समझ में आई बात? तो बड़ा आसान होता है ना कहना, पेन दे बेटा मेरे को। ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको यहाँ यहाँ अपन वेलोसिटी देंगे, राइट? तू तो देख ले इतना देशभक्त क्यों हो रहा है।
समाज सेवा जबरदस्ती की, ये मेरी गलती है ऑनलाइन वाली। कहाँ करूंगा बोर्ड पे लटका के? इधर देख ले चुपचाप। हेलो, क्या तुम्हारी बंद कर दूं? हाँ, ज्यादा अगर समाज सेवा का शो करा तो बता दो। इधर सुनना ध्यान से, मैं यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ हम वी देंगे। तो यहाँ से मैंने वी दिया, इतना वी दिया कि 90 तक नहीं जाता है। नहीं समझ में आई बात? ये 90 तक नहीं जाता, आपको थोड़ा कम देंगे। हाँ, उधर टकरा रही है, चाबी दे रही है भैया, तुम्हारा कुछ नहीं, ये लो। 90 तक नहीं जाएगा, इट विल कंटिन्यूस मेंटेन इट्स ऑसिलेशन। डैम्पिंग वैम्पिंग होती है। डैम्पिंग का जो रीजन है वो हवा तो है ही है, हवा से ज्यादा डैम्पिंग इस नोट की वजह से होती है। इसलिए कभी भी जब पेंडुलम डिजाइन किए जाते हैं तो नोट ऐसे नहीं बनाई जाती, उससे धागा ऐसे पास कर दिया जाता है, नोट कभी नहीं बनाता, ताकि डैम्पिंग कम से कम हो। पर ये कहानी क्लियर है। जरा मान लीजिए यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, यहाँ से छोड़ने पे ये ऑसिलेट कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या थ्रेड में कहीं भी टेंशन जीरो है? कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं है। ये कहानी क्लियर ना? जब ये एक्सट्रीम पे रुका तो आपका फॉर्मूला आपसे क्या बोलता है टेंशन वाला? ये सब टेंशन वाला फॉर्मूला बोलता है आपसे, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर मान लीजिए 90 से पहले रुका, 90 से पेंडुलम यहां आके रुका, तो यहां रुकने पर v जीरो होने की वजह से ये वाला आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा, पर ये तो बचेगा। नहीं समझ में आई बात? तो एक्सट्रीम पर टेंशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। और एक्सट्रीम के अलावा mv² बाय आर प्लस mg। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि मिनिमम टेंशन कहां होगी? एक्सट्रीम पर। और मैक्सिमम टेंशन होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पर। अगर आप लोअर मोस्ट पॉइंट पर आ जाओगे इस पॉइंट पर, तो ए पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो। cos जीरो 1 होता है, तो ये तो mg हो गया। और वहां वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम टेंशन कहां होगा? और मिनिमम। ये कहानी क्लियर? अब एक सिंपल चीज, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि इसको वर्टिकल में मैं घुमा सकूं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करेंगे, इफेक्टिव लेंथ को कम करेंगे और एंगल को ज्यादा स्विंग करवाएंगे। एक और चीज समझिएगा आप, तुम्हारे एसएचएम में एक सवाल आएगा। वो सवाल क्या होगा? एक पेंडुलम को आपने यहां से रिलीज किया, समझ में आ गई बात? अगर आप उसको यहां से रिलीज करते हो और यहां से कुछ हाइट पर एक नेल फिक्स कर देते हो, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया, तुम इतनी गरीब प्रजाति हो ना, तुम्हें सिर्फ वो दिखा है। कोई चीज नजर आना, उसके पीछे की फिजिक्स दिखना, दो अलग अलग चीजें हैं। फिर से देखना ध्यान से। मैं नेल को यहां फिक्स करता हूं, इसको यहां से छोड़ रहा हूं, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। आप समझना ध्यान से, जब वो यहां से यहां तक आता है तो इफेक्टिव लेंथ एल है, और यहां आने पे इफेक्टिव लेंथ इतनी बनी है। तो ये दो पेंडुलम्स का कॉम्बिनेशन है। यहां से यहां आकर यहां जब अब उल्टा आएगा, तो आधा ऑसिलेशन ये है और आधा ऑसिलेशन ये वाला है। ये मीन है ना? एक्सट्रीम पे गया और वापस आया, तो दो अलग अलग टाइम पीरियड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लीजिए ये L/4 होता, क्या होता? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/। अगर मैं लेंथ इफेक्टिव L/4 कर दूं तो टाइम पीरियड आधा रह जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए एल लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड टी होता, कितना होता? तो यहां से एक्सट्रीम से मीन पाने का टाइम कितना होता है? T/4। अरे गरीबों, ये एक ऑसिलेशन है ना, तो यहां से यहां तक हाफ है और ये हाफ है, तो ये तो 1/4 है ना। तो जब लेंथ एल है तो टाइम पीरियड टी, लेंथ एल है तो टाइम पीरियड। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक का टाइम कितना? T/4, और इधर का T'/4, देन T'/4, तो T'/2 तो ये हो गया, और T/2 ये हो गया। T/4 प्लस T/4, तो टोटल टाइम कितना है? T'/2 प्लस T/2, बट T' इज इटसेल्फ T/2। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी है। नहीं नहीं, अगले वाले पेज पे करते हैं। ऐसे समझो ध्यान से, समझते जाना। ये हमारे पास एल लेंथ है, यहां नेल है। ये देखो, आपने यहां से छोड़ा था ना,
ये टाइम कितना, टी बाय ये कितना, टी डैश बाय 4, ये कितना, तो इंटू 2 ना, और ये कितना इंटू 2, तो ये कितना टी बाय ये कितना टी डैश बाय, पर इफेक्टिव लेंथ एल बाई 4 होने की वजह से ये टाइम पीरियड आधा हो गया ना, तो ये टी डैश कितना है, तो टी बाई 4 प्लस टी बाई 2, तो यहां से यहां आने का टाइम कितना है, 3t/4। कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता। वापस इधर आ जाए। हाँ जी हाँ जी, डैम्पिंग, इसी बार से तुम्हारे सिलेबस से डैम्पिंग हटा दिया गया है। हेलो, डैम्प्ड ऑसिलेशन में टाइम पीरियड, देखो मेरी बात, जब आप डैम्पिंग पढ़ते थे वहां टी नहीं बदलता, एम्पलीट्यूड बदलता है। क्या बदलता है, एम्पलीट्यूड, टी नहीं बदलता। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए जब हम डैम्पिंग पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में जो डैम्पिंग था उसमें टी में कोई चेंज ही, क्या बदलता है, एम्पलीट्यूड। हर बार एम्पलीट्यूड कम होता रहता है एनर्जी लॉस की वजह से। और आपको पता है कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं आता है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, तो अलग कहानी। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं इफेक्टिव लेंथ कम करूँ तो पढ़ाओ इधर, इसको 90 से मत छोड़ना, तो आप दीवार के पास कुछ चेयर उधर कर दो, परफेक्ट, यहाँ से छोड़ना, नहीं ये मार्क किया हुआ मैंने, यहाँ से हर बार यहीं से छोड़ना है, हर बार थोड़ा उधर वहाँ गरीबों को दिखता है ना, ये दीवार के पास खड़ा हो, चेयर और सरका दे, चेयर पे बैठ जा, बहुत बढ़िया। तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मान लेना। अभी सुनना ध्यान से, वहां से अगर मैं इफेक्टिव लेंथ कम करूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं इसको ऑसिलेट करवाता हूं, क्या करवाता हूं, अभी तुमने देखा था अगर 90 से पहले रुकता है तो एक्सट्रीम पर टेंशन कुछ ना कुछ जरूर बचता है, मतलब 90 से कम ऑसिलेशन के लिए V0 होना पॉसिबल है पर T0, समझ में आई बात। पहली बार अगर कहीं पर साइमल्टेनियसली V और T 0 होगा तो वो 90 है, तो अगर 90 डिग्री पे अगर रुका रुका तो mv²/r 0, और cos 90 भी 0 होता है। नहीं समझ में आई बात। हम क्या करेंगे, अगर इसको वहां छोड़ेगा ये, तो इधर ये तो ये मुसीबत आ रही है ना यार, ये तो ये टकराएगा इधर, तो मुझे, मैं नहीं चाहता उधर जाए, तो मैंने इफेक्टिव लेंथ कम की, और ऑब्जर्व करना किस एंगल पर, छोड़ दे, नहीं गया 90 पे, 90 से थोड़ा कम है, दोबारा छोड़, वहीं से वेरी गुड, शाबाश। अब सुनना, इस बार मैं इफेक्टिव लेंथ थोड़ी और कम करूंगा, अब ये 90 पे जाएगा, और देखना क्या धागा स्लैक होता है, हुआ स्लैक, नहीं हुआ, हुआ, वापस हो। अगर ये 90 को क्रॉस किया, अगर ये, तो 90 को क्रॉस करने के बाद अगर मान लीजिए जैसे ही 90 के ऊपर गया, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। टेंशन नेगेटिव होने का मतलब है धागे का स्लैक हो जाना, और धागा स्लैक हुआ और वी बचा तो प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिरेगा। मतलब अगर ये 90 वाला एंगल था, इसको क्रॉस कर गया, यहां गया, तो ये ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल करता हुआ। कैसे गिरेगा, ध्यान से समझना। चलिए साहब छोड़िए, दोबारा छोड़ दे भाई, कुछ लोग सिर्फ मजा ले रहे थे। हाँ छोड़, ये देखो, नहीं समझ में आई बात। अगर मैं और इफेक्टिव लेंथ कम करता हूं, मे भी पॉसिबल ये मेरी चाबी को हिट करे, वहीं से छोड़ना, नहीं, दोबारा कर, वहीं से छोड़ना। चलिए शाबाश, समझ में आई बात। पर प्रोजेक्टाइल हुआ ना, चाबी से मतलब नहीं है, वो वहां जाकर के ऐसे आया, कुछ समझ में आई बात। अगर मैं और इफेक्टिव लेंथ कम करता हूं तो डेफिनेटली इट विल फॉलो द परफेक्ट वर्टिकल साइकिल विदाउट लूजिंग द टेंशन, टेंशन जीरो नहीं होगी, ले जा भाई। नहीं, वापस, शाबाश, कोई समझ में आया, टेंशन जीरो। अब तो जा सकता है, ये किसी और दिन काम आएगा।
ये तेरा पेन दे। अब समझना ध्यान से, पहले आ जाते हैं यहां पर। एक तो सवाल यही आया हुआ है कि जब वर्टिकल लूप कंप्लीट होता है तो आप मुझे बताइए, एक पोजीशन ये बना देता हूं, एक पोजीशन ये बना देता हूं, और एक पोजीशन अपन ने ये भी बना दी, राइट। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी, ये सी और ये डी, राइट। यहाँ की वेलोसिटी ए ये है, यू ए वी ए बोल देते, ये है वी बी, क्या है ये है वी सी और ये है वी डी। हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। बताइए यहाँ पे टेंशन टी ए कितना होगा। टी ए की वैल्यू अगर आपके फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो एम वी ए स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी ना, यहां की तो आप लिख ही चुके हो, एम वी बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। यहां का टेंशन कितना होगा, एम वी सी स्क्वायर बाई एल ओनली, एम जी कॉस 90 जीरो होगा। यहां का टेंशन बताइए, एम वी डी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। तो बताइए क्या मैक्सिमम टेंशन यहां पर है और मिनिमम टेंशन यहां पर है। एक बार सवाल आया था कि उन्होंने वर्टिकल लूप बना के 4 पॉइंट बना दिए, बताइए धागे के टूटने की टेंडेंसी मैक्सिमम कहां होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। वहां नहीं टूटा तो ये कहानी क्लियर। अब कुछ सवालों के जवाब और देना। अगर आपका जो पेंडुलम है यहां से सस्पेंडेड है और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे से, ये ग्राउंड था, अगर यहां धागा टूट गया, मान लीजिए ये हाइट एच है, क्या है ये एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंको, प्रोजेक्टाइल करता है। अरे प्रोजेक्टाइल करेगा ना गरीबों, रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ लैंडिंग रूट ऑफ 2h बाई जी होगा ना, रूट ऑफ, कुछ समझ में आया। अगर यहां टूटता तो ये वाला प्रोजेक्टाइल करता, टेंजेंशियल चल जाएगा ना, यहां टूटेगा तो सीधा ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो यहां टूटा तो कौन सा पाथ फॉलो किया, पैराबोला, यहां भी पैराबोला, यहां टूटता तो भी पैराबोला, यहां टूटा तो स्ट्रेट लाइन और यहां टूटेगा तो भी स्ट्रेट लाइन। तो 90 डिग्री वाली एंगुलर पोजीशन पर अगर धागा कट हुआ तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये जाके यूं आएगा, इधर वाले के उधर वाले में सीधा गिर जाएगा, पर स्ट्रेट लाइन ना, उसके अलावा हर पॉइंट पे कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला। ये कहानी क्लियर, बोलो भाई, तो बनाओ जल्दी से। ये दोनों बना लिए थे, बना लिए ना, ये तो इसको बना लो एक बार। बढ़े, अब समझिएगा आगे। चलिए, आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने वर्क पावर में सवाल किया था कि टॉप मोस्ट हेमिस्फीयर के टॉप टेक ब्लॉक को जस्ट डिस्टर्ब किया तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे कांटेक्ट लूज करता है ना, परफेक्ट, याद है ना। और वो टॉप से कितना नीचे, r/3, और ग्राउंड से कितना ऊपर, 2r/3। बहुत बढ़िया। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, पहले आप यहां बात कीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, लूप कंप्लीट होने के लिए टेंशन को कहां जीरो होना जरूरी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना। हम क्या करेंगे कि
ये हमारे पास एक पेंडुलम बोर्ड, यहां मैंने u वेलोसिटी दी, u की वैल्यू क्या हो कि ये लूप कंप्लीट कर ले। मैंने आपसे कहा लूप कंप्लीट करने की शर्त यह है कि यहां जाके t क्या हो जाए, 0। अगर यहां t 0 होगा तो ये एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री ना। तो हमारा फॉर्मूला जो t 0 होने का है वो क्या है, cos थीटा। शाबाश, जल्दी बताओ। 2gl माइनस यू स्क्वायर बाय 3gl ना। cos थीटा की वैल्यू क्या है, -1। 2gl माइनस यू स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू -3gl ना। इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। 5gl becomes equal to u square, तो u becomes equal to √5gl। नहीं समझ में आया? मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी तो लूप कंप्लीट हो जाए, रूट। जल्दी से बना। तो ऊपर से तुम्हें पता लगा के रूट ये देखो। हाँ वो टेंशन जीरो कर। हो गया। कितनी वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाए कि वो लूप कंप्लीट कर ले, √5gl। उससे कम प्रोवाइड करूंगा तो पाथ लूज कर देगा। आई बात समझ में? अब यहाँ एक जो स्पेशल केस है √5gl वाला, उसकी अपन एक बार बात कर ही लेते हैं ठीक से। सारा इसका क्रियाक्रम ठीक से कर लो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वर्टिकल लूप, आपको मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ कि अलग अलग एंगल्स पर हाइट की वैल्यू क्या होती है। याद आ रहा है कुछ? बोलो भाई। देखो ये तो सेंटर है ना, ये सेंटर है, इसको मैंने ओ बोल दिया, लेंथ एल है। यहां जब पेंडुलम है तो उसकी वेलोसिटी यू ए है। यहां पेंडुलम आने पर उसकी वेलोसिटी वी बी हो जाती है, इस पॉइंट को बी बोलता हूं। यहां आने पर वेलोसिटी वी सी हो जाती है, यहां आने पर वेलोसिटी वी डी हो जाती है, और यहां आने पर वेलोसिटी वी ई हो जाती है। राइट? ये पॉइंट ई है, डेफिनेटली ये पॉइंट हम बी बोलेंगे, ये सी बोलेंगे, ये बी, और ये ए पॉइंट। राइट? यहाँ का टेंशन टी ए है, यहाँ का टेंशन टी बी है, यहाँ का टेंशन टी सी, ये टी डी है, और ये टी ई है। राइट? अच्छा, ये रेफरेंस लाइन होती ही नहीं होती? होती है ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल आपसे जानना चाहूं कि यहाँ वेलोसिटी अगर मैं √5gl दे रहा हूं, जब भी हमने केस लिया, तो 60 डिग्री एंगुलर पोजिशन पर हाइट क्या होती है, L/2। 90 पे क्या होती है, एल ना। तो यहां से L/2 ना, और ये पूरी कितनी होती है, 3L/2। तो यहां से कितनी, और वो भी L/2। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना पहले। आप मुझे बता दीजिए ये सारे पॉइंट जो है इनके हाइट का जो डिफरेंस है, दिस इज L/2, दिस इज L/2, ये भी क्या है, L/2, और ये भी क्या है, L/2। कहानी क्लियर? जरा मुझे बताइए, अगर आपसे जानना चाहूं यहाँ वेलोसिटी √5gl कितनी, √4gl ना, ये कितनी, √3gl, ये कितनी, √2gl, और ये कितनी, √gl ना। ये हमें सारी वेलोसिटीज मिल गई। अब हम टेंशन की बात कर लेते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन टी ए क्या बता सकते हैं कितना होगा, एम वी स्क्वायर कितना, 5gl बाई एल प्लस एम जी बिकम्स इक्वल टू 6 mg। आपको कुछ नहीं करना है,
यहां रूट में जो भी दे दे उसका एक नंबर बढ़ा देना। रूट 7 GL होता तो 8 mg होती। जिस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई कि L/2 पर जाने पे रूट GL कम हो जाएगी, इसी तरह से L/2 पर जाने पे 1.5 mg टेंशन कम होती है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए टेंशन एट बी पॉइंट निकालना है, तो आप कहोगे एम वी स्क्वायर कितना 4GL ना अपॉन एल प्लस एम जी कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी mg/2 ना। तो देखो एल से एल कैंसिल 4.5 mg। बोलो भाई। अच्छा टीसी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो, क्योंकि यहां पर कॉस 90 हो गया, ये 3 mg देगा नहीं देगा, तो कितना मिल जाएगा 3 mg। इसी तरीके से आप टी डी अगर निकालेंगे तो 1.5 mg मिलेगा। और टी ई तो आप वैसे ही पता है कि वो 0 है। तो यहां से L/2 पर जाने पे कितनी कम होगी 1.5, एल ऊपर जाने पे 3 mg, 2L पर जाने पे 6 mg। यहां कितनी टेंशन है, तो वहां जीरो को चेंज कितनी हुई, यहाँ कितनी है 6 mg, यहाँ 3 mg, चेंज कितनी हुई। तो एल ऊपर जाने पे कितनी कम हो जाती है, और L/2 ऊपर जाने पर 1.5 है। और तुम्हें जितने भी न्यूमेरिकल दे जाते हैं उस पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है वो हमेशा रूट के फंक्शन में होती है। अगर कुछ जैसे मान लो मेरी बात सुनो, या तो क्या देगा कि साहब लेंथ की वैल्यू 50 मीटर है, लेंथ कितनी है, तो ये कितना हो गया, ये 50 ही हो गया। अरे 5G 50 × 50 नहीं समझ में आया। तो वो इतना इजी देगा डेटा कि वो इजीली रूट फैक्टर बैठ जाता है और आपके सारे आंसर बराबर बैठ जाएंगे, राइट। तो ये तो क्रिटिकल केस वाली बात कर ली। वर्टिकल साइकिल के 4-5 बहुत स्टैंडर्ड केस बनते हैं जो अगली क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ये बेल किसकी थी, और बात जल्दी से बना रहे, फिर ठीक है। ये कैसे मान लिया तूने। हाँ जी, हो गया, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी पार्टिकल को √4 GL वेलोसिटी सीधा ऊपर फेंक दूं, सीधा ऊपर का मतलब समझ में आता है। अगर √4 GL वेलोसिटी सीधा ऊपर फेंक दूं कितनी हाइट पे जाएगा 2L। अरे स्टॉपिंग डिस्टेंस यार U²/2G, तो U² कितना हो गया 4GL बाई 2G, 2L बचा ना। नहीं समझ में आई बात। तो अगर सीधा ऊपर का ऊपर फेंकूं, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, बात को समझिए ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इतने बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन और अदर्शन रीजन बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वर्टिकल साइकिल नहीं है, आप ध्यान से समझो। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी। सर्कुलर मोशन एज अ चैप्टर है ही नहीं एनसीईआरटी। मोशन इन 2D, तो लूप में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म खेल लेते हैं वो। फिर आते हैं दूसरा पार्ट कहां पर, बैंकिंग वैंकिंग, वो सारे किस में आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर। और वर्टिकल साइकिल कहाँ आता है वर्क पावर एनर्जी में। तो तीन अलग अलग चैप्टर्स को आप एक साथ क्लब करके पढ़ रहे हो। अगर आप, इसलिए मैंने कहा था सर्कुलर मोशन को मजाक मत समझ।
हम लोग सोचोगे एक दो लेक्चर में 3 लेक्चर में खत्म कर दें, कुछ नहीं है। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ने का मतलब है मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को होल्ड होना। आप समझो मेरी बात को ध्यान से। मैं एक सिंपल बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल को मैंने यहां से, समझना ध्यान से, ग्राउंड से मैंने ऊपर की तरफ u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 जी आर स्पीड से फेंका, आर रेडियस है, तो स्टॉपिंग हाइट क्या होगी? यहां जाके रुकेगा ना। v फाइनल क्या हो गया? 0। तो ये जो h की वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर मतलब 4 GR/2G कितना मिलेगा? अब बात को समझिएगा ध्यान से। जो काम हम लोग थ्रेड के साथ कर रहे थे पेंडुलम में, वही काम अगर मेरे पास ऐसे कोई वर्टिकल लूप हो, क्या हो, साइकिल की रिम नहीं होती, ऐसा ट्रैक हो, स्मूथ ट्रैक, ये स्मूथ ट्रैक है। अगर ये स्मूथ ट्रैक है और यहां पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर मैं एम मास का ब्लॉक रख करके यू वेलोसिटी दे दूं, तो जो काम वहां टी कर रहा था वो यहां नॉर्मल करेगा। वहां टी का 0 होना, यहां नॉर्मल का, बाकी सब कुछ सेम है, तो चलता रहेगा ऐसे ऐसे। नहीं समझ में आई बात? वहां टी था, यहां क्या है? नॉर्मल। ये कहानी क्लियर? अब मेरी बात को समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको यहां अंडर रूट ऑफ 4 GR दे दूं, आप सब लूप कंप्लीट नहीं करेगा। लूप कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? पर मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि कहां जाके नॉर्मल 0 होगा, तो आप बता सकते हैं? हेलो, एंगल एट विच n becomes 0, cos theta becomes equal to 2GL minus 4GL ना, और r लिखे ना तो, हाँ जी, cos theta becomes, जल्दी बताओ, 2GR minus 4GR divided by 3GR ना, minus 2/3 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किस हाइट पर जाके नॉर्मल 0 होगा, तो हाइट एट विच n बिकम्स इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू क्या पुट करूंगा? r 1 माइनस 2/3 ना, 5r/3। अरे यहां से हाइट ना गरीबों, कोमा में तो नहीं लोग, हाँ ऐसा बताते हैं, अगर हो तो यही बंद कर दो। ये वो जगह है जहां नॉर्मल क्या हो गया? 0। और ये वो एंगल है जिसको बोलूंगा कोस इनवर्स -2/3। तो ये हाइट कितनी है, तो बता ये कितनी है? r/3। नहीं 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 नहीं। अच्छा, 2r माइनस 5r/3 इज r/3, राइट, परफेक्ट। अब मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज ये कि यहां पर नॉर्मल 0 हो गया, बता v कितना है? बता v कितना है वहां पर? बताओ ना, बताओ कितना? अरे v का फॉर्मूला था हमारे पास गरीबों, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर -2GH ना। h मिल गया तेरे को, यू स्क्वायर बता, शाबाश। 4GR -2G इंटू 5r/3। कर लो सो। अरे सब भाड़ में गया, इतना तो समझ में आता है कि v 0 नहीं हुआ। अगर n 0 हो जाए तो कॉन्टेक्ट लूज हो गया।
और v अगर है तो प्रोजेक्टाइल उसका हक है। किसी एंगल पे था वो, तब कॉन्टेक्ट लूज हो जाए और v हो तो प्रोजेक्टाइल करेगा ना, जो कर रहा था यहां पर। सरफेस से कॉन्टेक्ट लूज हो चुका है और v किसी एंगल पे है, प्रोजेक्टाइल करेगा ना। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूँ, अरे सब ये समझ में आया नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो चलेगा। है? नहीं नहीं नहीं, सब नीट में ही है, गलत में मत लेना। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, सब लोग डॉक्टर बने जरूरी थोड़ी, मरीज भी चाहिए ना। पेशेंट कहाँ से लाओगे सब डॉक्टर बन गए तो? इधर सुनो ध्यान से, अब ये सबसे गजब की चीज आएगी। क्या यहाँ नॉर्मल जीरो हुआ तो कॉन्टेक्ट लूज हो गया ना। अगर मान लीजिए ये वर्टिकल लूप होने के बजाय वर्टिकल प्लेन में कोई ट्यूब होती, नॉर्मल किसने कहा नॉर्मल? बाहर वाली से नॉर्मल जीरो हो गया, अब जब गिरने लगेगा तो अंदर वाला नॉर्मल दे देगा और लूप कंप्लीट करेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया। अरे गिरता ना, अब वी है उसके पास, वी है ना। आपने यहां क्या सीखा कि 4 GR दूंगा तो 2R पे जाके रुकेगा, अगर गिरा नहीं तो अगर ये नीचे वाली सरफेस नहीं तो गिर जाता, लूप कंप्लीट नहीं हुआ। नीचे वाली सरफेस ने क्या किया, अब उसके ऊपर चलाएगी, ये आ गया ना, ये सरफेस है ना, तो गिरना वी था तो यू चलेगा, यू चलेगा, यहां के रुकेगा, पहुंच गया ना ऊपर। और मेन मकसद तो वही था, ऊपर पहुंचाने। अभी समझ में आई मेरी बात को? ध्यान से अभी काम की चीज समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए नीचे भी कोई वॉल होती, ये ट्यूब होती, तो क्या गिरता? तो लूप कंप्लीट हो जाता ना। कि साहब आप तो कह रहे हो लूप कंप्लीट करने के बाद वो तो रुक गया ऊपर जाके, मान लिया रुक गया, एक काम करते हैं, रेडियस थी 40 मीटर, कितनी थी? तो यू कितना है? 40। अगर मैं आपसे कहूं 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो क्या होगा, सब टॉप पे जाकर रुक जाएगा। मैं आपसे कहूं 40.0000001 दिया, बोले क्या करेगा? बोले लूप कंप्लीट करेगा। तो वो 0.001 से नगण्य है, इट्स नेग्लिजिबल। तो क्रिटिकल केस में यही मानना पड़ेगा √4 GR पे लूप कंप्लीट होगा। अब एक काम करिएगा, जहां गिरने का खतरा है, जैसे धागा बांधा गिर जाता है, वर्टिकल ट्रैक था गिर जाता है, तो लूप कंप्लीट √5 GR से होता है। और जहां गिरने का खतरा नहीं है वहां √4 GR से होता है। जैसे ये धागा बांधता तो √5 GL देता तो लूप कंप्लीट होता, पर अगर ये रोड होती तो √4 GL से हो जाता। वर्टिकल ट्रैक है तो √5 GR दूंगा तो लूप कंप्लीट होगा, ट्यूब है तो नहीं। समझ में आई बात? अगर मेरे पास एक वर्टिकल प्लेन में रिंग है, क्या है, और रिंग में एक मोती है, बीड, जो स्लाइड हो सके, √4 GR से काम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो जहां गिरने का खतरा है वहां, और जहां खतरा वहां रूट। बाकी अगली क्लास में बात करें। धन्यवाद। समस्याएं समाधान भी अगली क्लास में शुरू होंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का कंटेंट बचा हुआ जो बता दूंगा, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।